और जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अजीम चौधरी साहब, मुबशिर बुखारी साहब, अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज़किया अमृतसर प्रोग्राम में मौजूद हैं। बुखारी साहब, ब्रेक से पहले चौधरी साहब बात कर रहे थे कि रियासत की तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, लेकिन रियासत के साथ साथ इंफरादी तौर पर हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं जिन्हें हमें पूरा करने की ज़रूरत है। आप अग्री करते हैं इससे? और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो जब ऑपोजिशन में थे तो सिस्टम को मजबूत करने की बात की जाती थी, गुड गवर्नेंस की बात की जाती थी, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद सिस्टम तो बेहतर हो नहीं पा रहा, ना गुड गवर्नेंस दिखा पा रहे हैं। हाँ, पहला सवाल आपका रियासत के हमारी तरफ जो है हकूक़ और फिर हमारे फ़राइज़, तो उसमें एक शेर मुझे याद आ रहा है हज़रत अहमद नदीम कासमी साहब का। तूने कब मुझको दिए मेरे हकूक़, मैं तेरा फ़र्ज़ अदा क्या करता। मसला ये है, क्या रियासत अपनी अवाम के साथ हमारे साथ वो सलूक कर रही है जो हमारा हक़ थे। मसलन मैं आज आपसे बात करूं, कोविड की बात चल रही है, मेरे घर में कोविड का इशू हुआ और आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब जो बजट है मैं टीवी पे बता नहीं सकता कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ा। और एक ऐसा बंदा जो अपना घर चलाने के लिए सहाफ़त से लेकर लिखने तक मुख्तलिफ काम करता है, उसके लिए कितना मुश्किल है। हालांकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम फ़ोन करके लोगों को बता सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि जब ऐसी कोशिश की गई तो कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। टैक्स भी देते हैं लेकिन रियासत जवाब में क्या। मेरे बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं जिसकी फ़ी नाकाबिले बयान हद तक हाई है, ठीक है, उनके लिए क्या करना पड़ता है। तो मेरे हकूक़ मुझे रियासत कहाँ दे रही है। मुझे तो बोलने का हक़ भी उस तरीके से नहीं दिया जा रहा। तो जब मेरी तरफ फ़राइज़ की बारी आती है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है रियासत ने हकूक़ नहीं दिए लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, और मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ। मुझे अपनी रियासत से बड़ा प्यार है। अब्दुल्ला भाई ने जो अपना बयान में अफ़गानिस्तान का ज़िक्र किया, उनके दर्द का मुझे अंदाज़ा इसलिए है, मैं जानता हूँ, इनके साथ मेरी मुलाकातें हुई जब मैं गैर मुल्की ख़बर रसां एजेंसी के लिए इनके वालिद मरहूम को इंटरव्यू करने गया, तो वहाँ पे मुलाकात हुई। इन्होंने प्रैक्टिकली बहुत कुछ मतलब देखा और हिस्सा लिया। उनकी पेन जो है वो अपनी जगह पे बजा है, लेकिन सवाल फिर वहीं पे आ जाता है, क्या रियासत मुझे मेरे हक़ दे रही है, मेरा हक़ दे रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेके बाकी जो उन्होंने मुझे फैसिलिटीज़ देनी है वो रियासत देने में नाकाम हो चुकी है, और मुसलसल नाकाम है। मतलब ये नहीं कि कभी कामयाब भी हुई हो, ये 70 साल से नाकामी की तरफ ही जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग मुट्ठी भर, अजीम भाई बैठे हैं, अब्दुल्ला भाई बैठे हैं, आप बैठे हैं काशिफ, हम लोग समझते हैं जी स्टेट है, हमारा मुल्क है, मोहब्बत में हम अपने फ़राइज़ अदा करेंगे, लेकिन हर बंदा इस तरह नहीं सोचता। यही वजह है कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन होकर बाहर जा रहा है। एक बात तो हो गई ये। दूसरी जो आपका सवाल है, हिस्सा जो दूसरा था, वो ये है कि पीटीआई के बारे में मैं ये अर्ज़ करूं, चूँकि ऐसी जमातें मैंने अपने करियर में 21 साल की उम्र में मैं जर्नलिज़म में आया, अब मैं 50 को टच कर रहा हूं, तो मैंने ऐसी बड़ी जमातें बनते देखी, बिखरते देखी। आप फारूक लगारी साहब की मिलत पार्टी की बात ले लीजिए, आप मुशर्रफ दौर में क्यू लीग बनी, क्यू लीग का आज साइज़ देख लीजिए, 2002 के इलेक्शन के बाद उसमें हालांकि जम किया गया बहुत सारी जमातों को। मसला ये है कि ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी के ज़रिए जमातें बनाई जाती हैं ना, उनका अंजाम जो है ना वो ऐसा ही रहता है हमेशा। अगर ये एवोल्यूशन से बने तो फिर ये देर पा साबित होंगी। अब इमरान खान साहब चूँकि डिपेंड किए बैठे हैं उन लोगों पे जो पसे पर्दा होते हैं और वो उनके पीछे खड़े हैं, और वो इस तरह का बयानात दे देना कि जनाब ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और फ़ौज एक पेज पे हैं, ये गैर ज़िम्मेदाराना बयानात इस तरह के होते हैं। और वो इसी कॉन्फिडेंस में एक मस्त हाथी की तरह रगेदते जा रहे, अवाम को भी अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए और अपोजिशन पार्टीज़ को भी। सूरत हाल तो ये होनी चाहिए थी, उन्हें इस बात का इदराक होना चाहिए था कि फेडरेशन जो है 4 सूबों की इकाई है और सूबा सिंध उस इकाई का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और सिंध वालों को भी ये बात सोचनी चाहिए थी कि फेडरेशन जो है उसको मजबूत करने के लिए सिंध से भी अच्छी आवाज़ें आनी चाहिए थी कि फेडरेशन मजबूत हो। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि सिंध की तरफ से तो गालिबन शुरू में जब ये कोविड वाला इशू हुआ था ऑफ़र आई थी, जब बिलावल ने कहा क्या ये मिलकर काम करते हैं,
लेकिन जवाब में क्या जवाब मिले, खान साहब खुद भी जवाब नहीं देते, उनके वज़रा जवाब देते हैं, इंतहाई तल्ख जवाबात मिले, जिसका मतलब यह है कि उन्हें अभी तक इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मतलब तल्ख बात कहने लगा हूँ, शायद हमारे वज़ीर आज़म को भी नहीं पता कि फेडरेशन किस चीज़ का नाम है और फेडरेशन को इकट्ठा कैसे रखा जाता है। और वही बात कर रहे हैं कि हम सिंध को उनका ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जवाब में मुराद अली शाह साहब ने गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया कि हम टैक्स नहीं करवाएंगे, हालांकि वो करवाएंगे। मैं नहीं समझता कि वो इस एक्सटेंट इस लेवल पे चले जाएंगे। तो बात वही है, सीरियसनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम और फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इन तीनों चीज़ों का फुकदान पाया जा रहा है हमारी लीडरशिप में, हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट में। और इसका हल मुझे तो कम अज़ कम, देखिए काशिफ आप बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला भाई पेन में बात कर रहे हैं, अजीम भाई पेन में बात कर रहे हैं और मैं भी पेन में बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान जो भी है, मतलब उनसे नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। अब्दुल्ला भाई ने कहा अगर सीज़ हो जाए इंजन तो इंजन को रिपेयर भी किया जा सकता है। तो हम ये गुफ्तगू करके ही उन तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं कि देखिए खान साहब, आपने खुद ही कहा था जब आप यू टर्न्स लेते थे कि सियासत में यू टर्न होते हैं। तो हम भी आपसे यही अर्ज़ कर रहे हैं कि सियासत में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी बंदा अक्ले कुल नहीं होता और किसी की राय भी हरफ आखिर नहीं होती। मेरी राय 90% गलत हो सकती है, लेकिन 10% ठीक भी हो सकती है। तो आप इस बात को महसूस करें कि आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और आपको पूरे पाकिस्तान के अवाम को, हाँ वो सिंधी हो, पंजाबी हो, पख्तून हो, बलोच हो, गिलगित बल्तिस्तान अवाम के मसाइल को संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। उसके बाद एक ही नज़र से देखना पड़ेगा और उनके मसाइल को एक ही लेवल पे जाके हल करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि महमूद खान केपी में है, वो ब्लू आइड है, उस्मान बुज़दार पंजाब में है, वो ब्लू आइड है, और सिंध में मुराद अली शाह चूंकि पीपल्स पार्टी का है तो इसको किक करो, ये नहीं हो। अब्दुल्ला गुल साहब, वफाक और सिंध के दरमियान तनाज़ात हमेशा रहे हैं और अब जिस तरह से तमाम तर मामला चल रहे हैं, एक आम आदमी को इससे कंसर्न नहीं है कि वफाक और सिंध के दरमियान क्या मसाइल चल रहे हैं, उसको अपने मसाइल का हल चाहिए। आप क्या समझते हैं कि वफाक और सिंध के दरमियान जो तनाज़ात चल रहे हैं, इनका हल किसी तरह से मुमकिन हो सकता है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो सिंध की सूरत हाल आपके बिल्कुल सामने है। जी देखिए, मैं अभी बुखारी साहब की बात सुन रहा था गौर से। उन्होंने 2-3 बातें बहुत खूबसूरत, सारी बात जाहिर है पढ़े लिखे आदमी हैं और नज़र रखते हैं, सीनियर आदमी हैं। मैं इत्तफाक़ राय रखता हूँ। उन्होंने दोनों हमारे जो मौजूद पैनलिस्ट हैं, उन्होंने मेरे जो पहले सेगमेंट की बात थी उसको सेकंड किया। हालांकि पहले इनका ख्याल था कि ये हुकूमत जो है वो चलेगी, इसको कोई ख़तरा नहीं है। फिर आपने दोबारा जो बयानिया था उसके अंदर उन्होंने वो तमाम बातें, अजीम चौधरी साहब ने वो और ये भी तय कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ नॉट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बिल्कुल इत्तफाक़ राय रखता हूँ क्योंकि मेरे यही अल्फाज होते हैं। इसी तरीके से अजीम साहब, मैं अगर गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं भी आपको दरमियान में टोक सकता था। आप मुझे अगर बात का इजाजत दीजिए। अजीम साहब, मैं आपका इस पर नैरेटिव लूंगा। अजीम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, गुल साहब कंप्लीट कर लें। तो मैं खामोश होकर सुना, उम्मीद है कि आप भी तहम्मुल से सुनेंगे। जी अब्दुल्ला गुल साहब, मेरे पे एक दो बात कह दी। आपने कहा कि अब्दुल्ला गुल को सियासत मुबारक हो। बिल्कुल, मैं सियासतदान हूँ, तहरीक जवानान पाकिस्तान का सरबराह हूँ। ये एक पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन पे। बिल्कुल, सियासतदान ही मुल्क को चलाते हैं, तजजियाकार कभी मुल्क को नहीं चलाया करते। अब्दुल्ला गुल साहब, पॉइंट पर आज मैं चाहूंगा मसाइल के हल की बात कर लें तो बेहतर है। हाँ, देखिए मसाइल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि फिर यही बात हुई ना। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही। हमारे दोनों मौजूद पैनलिस्ट की जो बातचीत थी उससे यही नजर आ रहा था। अभी खासतौर पे बुखारी साहब ने इंजन रिपेयर की बात की, बड़ी खूबसूरत बात है। इंजन रिपेयर करने के लिए पहले विल तो हो। क्या अगर आप बुज़दार साहब के होते हुए आप चीफ सेक्रेटरी पे चीफ सेक्रेटरी, आप आईजी पे आईजी तब्दील करते चले जाएं, आप जो है वो वहाँ केपीके का हाल देख लें, और मुराद अली शाह साहब के साथ जो आपकी इस टाइम पे एक जंग जारी है, जो सर्द भी है और गर्म भी है, जब तारीख गवाह है, दोनों बड़े सीनियर अहलकार यहाँ मौजूद हैं,
और मेरे से ज़्यादा माशाल्लाह तजुर्बा रखते हैं, समझ भी रखते हैं। मैं तो अदना सा तालिब इल्म हूँ। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या सिंध से जब जब किसी ने जब उसके साथ टकराव पैदा किया तो उसके बाद नतीजा फेडरेशन को और फिर फेडरल हुकूमत को खतरा पहुंचा। आप जब भी अपने से छोटे के पास जाते हैं तो असल में छोटे का म्यार आप ऊपर कर देते हैं और बड़े का म्यार जो है वो नीचे आ जाता है। वही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो नवाज शरीफ साहब के साथ गलती की कि वो वजीर आजम थी और नवाज शरीफ साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद क्या हुआ। इसी तरीके से जो आप ये बातें कहनी कि जी हुकूमत और फौज एक पेज के ऊपर है, भाई वो तो हमेशा से एक पेज के ऊपर है। आपने बाकायदा एक जो हमारी आईएसआई है उसमें पॉलिटिकल सेल बनाया हुआ है, और वो आज का नहीं है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनवाया था। वो क्या माजी की हुकूमतें और मौजूदा हुकूमतों ने ख़त्म कर डाला। और फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, जिस मुल्क के लिए जिसके अंदर ये बिल्कुल सही है कि आम आदमी से पूछें, तालीम की जो बात करते थे, तालीम के ऊपर आप अगर देख लें कि कितने % बजट है, क्या तालीम के ऊपर आज हमें अपनी जनरेशन को, जिस तरह से हमने एटॉमिक बम बनाया और ये कहा कि घास खाएंगे पर एटम बम बनाएंगे, क्या आज ऐसी लीडरशिप कोई मौजूद है जो कहे कि हम घास खाएंगे लेकिन हम अपनी जनरेशन को पढ़ाएंगे, जिसके असरात आपको 10 से 12 साल 15 साल में नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। खुदारा पाकिस्तान के बच्चों को तालीम चाहिए है, और तालीम और सेहत के बगैर, सेहत की जो किल्ली थी वो कोविड-19 ने खोल के रख दी। आप ब्लू आइड मामलात के ऊपर कब तक चलेंगे, और कब तक जो मशीनरी जो है दरमियान में जोड़ तोड़ के लोगों को कोई इधर से लगाएगा, कोई उधर से लगाएगा, कोई उसके साथ चलेगा, कोई उसके साथ चलेगा। देखें, मसला यह है कि हमारे यहाँ अदलिया भी जो है वो उस अंदाज के अंदर आम आदमी के अंदर वो पजीराई नहीं पा पाई जो कि वो मेरे ख्याल में बाकी बैरून ममालिक मौजूद है। आम आदमी इंसाफ के लिए धक्के खा रहा है, ये हकीकत है। और लेजिस्लेशन जो है वो गवर्नमेंट की अभी तक कोई नजर नहीं आती किसी भी चीज में। माजी की हुकूमतें यकीनन ऐसा किरदार नहीं अदा कर सकी, इसी वजह से मौजूदा पीटीआई को हमने मनोअन बड़े दिल से और बड़े प्यार से और बड़े ख्वाहिशात के साथ जो है वो हमने कबूल किया था, और सोचा था कि शायद ये लोग आएंगे तो हमारा कोई मामला तब्दील हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। लोगों की ठीक मायूसी है, जो है गॉट वो योर बढ़ती जा रही है। अब्दुल्ला गुल नौजवानों साहब। की पिछली उम्मीदों हुकूमतें की उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो हम उम्मीदों का तब्दीली जो चाहते थे, सूरज अवाम है तब्दीली चाहती थी, गलू को तय इस वजह से मुंतखब किया था। अजीम चौधरी साहब, हम मसाइल हाईलाइट कर रहे हैं, मसाइल पर हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना की वजह से चैलेंजेस में इजाफा हो गया। आप मुख्तलिफ अदवार देखते आए हैं, आप तमाम तर मसाइल को बड़ा कीनली ऑब्जर्व भी करते हैं। मैं जरा चाहूंगा बुखारी साहब की तरफ में इसके बाद आऊंगा कि हम जरा मसाइल के हल पर बात कर लें कि बेरोजगारी में, महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, तालीम का हर्ज हो रहा है, कोरोना की वजह से चैलेंजेस बढ़ गए। क्या अवामी मसाइल हल करने में हुकूमत कामयाब होगी? क्या पॉलिसीज लाई जाएं तो ये मसाइल हल हो सकते हैं? नहीं, इस तरह तो नहीं हल होंगे जिस तरह ये हुकूमत करना चाह रही है, या जिस तरह माजी में हुकूमतें बैरूनी दुनिया से कर्ज लेकर वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम्स को यहाँ इम्प्लीमेंट करती रही हैं। इस तरह मुल्क तरक्की नहीं किया करते। ये दुरुस्त है कि मुल्क अपनी तिजारत के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन उस कर्ज की वापसी का एक तरीका कार भी तय किया जाता है, और अगर हम उसको वापस ही ना कर सकते हों और हम उसमें फिर रिलैक्सेशन मांगते हों, फिर हम उसकी किस्तें करवाते हों, तो फिर मुल्क और रियासत नहीं चला करते। रियासत को एक दफा दोबारा बैठ के जस्टिस नासिर खोसा ने बिल्कुल ठीक कहा था कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान का वजीर आजम ये बैठ जाएं और एक दफा मामलात पे गुफ्तगू कर ली जाएगी। जो हम चोरी छुपे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, आइए जरा नंगी चिट्ठी बात कर ले, और माजी में जो कुछ हमारे साथ होता रहा है उस पर तो हम बात करने के लिए तैयार होते हैं। जो आज हो रहा है उस पर हम बात करते हुए डरते हैं, शायद इसलिए कि हम कहीं अगवा ना हो जाएं, हमें कोई मारे ना, हमें कोई गाली ना निकाले, सोशल मीडिया पर लोग हमारे पीछे ना पड़ जाएं। अब बंद कमरे में बैठ जाएं और मामलात को तय कर लें। जब तक आप इन मामलात को तय नहीं करेंगे, अवाम को ना कुछ मिला है ना कुछ मिलेगा, ये बेचारे रुस्वा होंगे। और अभी तो तकरीबन ये अंदाजा किया जा रहा है कि 2 करोड़ लोग और खते गुर्बत से नीचे आ जाएंगे। जब पाकिस्तान में मुआशी हालात ये होंगे तो लोग चोरियों और डाकुओं की डाके मारने की तरफ चले जाएंगे।
कत्ल करने चले जाएंगे, माल छीना जाएगा, सड़कों पर लूट मार होगी, यही कुछ होगा और रियासती रिट खत्म हो जाएगी। उस रियासती रिट को बचाने के लिए, मामलात को ठीक करने के लिए इदारों को अपना काम करना पड़ेगा और इदारों को एक दफा फिर सोचना पड़ेगा कि कहाँ हमसे गलती हुई हुई है, जिसको आज हम तस्लीम कर लें और हम अगली जनरेशन को ठीक मामला देकर जाएं और माफी मांग के जाएं कि हमसे गलत हुआ था, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये गलतियां हैं जिसकी हम निशानदेही कर दें। न तो कोई फर्द वाहिद इसकी निशानदेही कर सकता है और न हुकूमत अकेली इसकी जिम्मेदारी ले सकती है। तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें बैठे और एक नया इमरानी माहिदा इसी कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में ठीक कर लिया जाए और उसकी रोशनी में ठीक करके उसको ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो उस ज्यादती को बंद किया जाए, अगर कोई ज्यादती कर रहा है तो उसको बंद करना चाहिए। अगर मुझे और बदीन के रहने वाले को या सिब्बी के रहने वाले को एक जैसे हकूक नहीं मिलेंगे तो मैं इस मुल्क के लिए क्या कहूँगा कि मैं इस मुल्क का कितना वफादार हूँ। एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि इस्लामाबाद तो पाकिस्तान का शहर ही नहीं है, ये तो यूरोपियन शहर लगता है। क्या शेखुपुरा के लोग जो हैं वो ये फीलिंग डेवलप कर सकते हैं कि उनके यहाँ भी इस तरह सड़कें होंगी, इस तरह सारा सहूलतें होंगी जिस तरह कैंटोनमेंट्स में और इस्लामाबाद में लोगों को मिलती हैं? जब ये हो जाएगा ललियानी में, ननकाना में, किसी और जगह पर, तो मैं समझूंगा कि लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। और जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे और वो लोग जो टैक्स दे सकते हैं वो टैक्स नहीं देंगे और वो लोग जो हमें चोर बाजारी के रास्ते दिखाते हैं सरकारी अफसर, वो नहीं बंद कहोगे, हमारे मामला ठीक नहीं होंगे, हमारा अल्लाह हाफिज होगा। सही। मुबशिर बुखारी साहब, लास्टली आपसे भी कमेंट लेना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है हुकूमत को और वक्त गुजरने के साथ साथ चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बाद बाकी जो चैलेंजेस थे वो भी पीक पर पहुंच गए, मुआशी तौर पर हम फिर से गैर मुतज़लज़ल हो गए, हमारी हालत जो है वो दगरगू हो गई। हुकूमत का सबसे बड़ा आप समझते हैं चैलेंज है क्या? कोरोना पर काबू पा लिया जाए तो दीगर चैलेंजेस आसान हो जाएंगे और क्या चैलेंजेस पर काबू पा सकेगी हुकूमत आने वाले वक्त में? देखिए, हर कदम पे एक चैलेंज है हुकूमत को। अगर आप मुईशत ले लें वो भी एक चैलेंज है, हेल्थ ले लें वो भी एक चैलेंज है, एजुकेशन ले लें वो एक चैलेंज है, एक्सट्रीमिज़म ले लें वो एक चैलेंज है, उसके बाद हमारी बॉर्डर्स की सूरत हाल आपके सामने है। तो वो चैलेंजेस तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक बात जो मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया भर में जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है उसमें एक बड़ा लाजमी अंसर होता है जिसको हम कहते हैं बुनियादी जमहूरियत, यानी लोकल गवर्नमेंट। अफसोस की बात यह है कि हमारे जितने चैम्पियंस जमहूरियत के बनते हैं वो हमेशा जब भी ताकत में आते हैं इस बुनियादी जमहूरियत है इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इसका तसलसल बरकरार रखें तो मैं गारंटी करता हूं कि पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा मसाइल यानी बेरोज़गारी, एजुकेशन और हेल्थ, ये तीन चीज़ों में बड़ा आपको बहुत ज़्यादा सलूशन मिलेंगे। लेकिन चूंकि हमारे ऊपर की बैठी हुई इशराफिया यानी पार्लियामेंट में जो MNAs और MPAs बैठते हैं और उसके अलावा हमारी ब्यूरोक्रेसी, वो नहीं चाहती एक आम आदमी काउंसलर बन के लोगों के मसाइल हल करे या उन्हें फंड देने पड़े या वो टैक्स कलेक्शन करे, और जानबूझ के महरूम रखा जा रहा है पाकिस्तानी जमहूरियत को उस बुनियादी जमहूरियत से। दूसरी बात अजीम भाई ने जो फरमाई वो बात बिल्कुल ऐसे ही है। किसी भी मुआशरे में, रियासत में तवाज़ुन पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि उसके तमाम अहम ऑर्गन अपनी अपनी लिमिट्स में रह के अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, जो कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा, इसके लिए किसी नए कोविनेंट की, किसी इमरानी मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर दें और इसकी वायलेशन के ऊपर आप सजाएं दें तो यकीन कीजिए पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। इनकी वो बात बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस एक कमरे में बंद हों और डिसाइड करें कि ये हमारे रोल हैं, हम इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे और ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है हमें ये इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करना है। आपके बहुत सारे मसाइल का हल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब्दुल्ला गुल साहब, फाइनल कमेंट, 2 मिनट है मेरे पास, क्विकली।
देखें, बात बिल्कुल मेरे ख्याल में बड़ी पुरमगज़ गुफ्तगू हुई है। दोनों हमारे शुरका ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है। बात यह है कि जब जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, वहाँ अमन नहीं आया करता। जहाँ अमन नहीं होता, वहाँ खुशहाली नहीं आती। मामला आपके सामने है। और मसला यह है कि हमारी जुडिशरी को भी मजबूत करना चाहिए। हमारे जो आइन है, अगर उसके ऊपर मजबूती से अमल दरामद करवाया जाए। देखें, दुनिया के अंदर जो है वो जमहूरियतें हर जगह नाकाम हैं बुनियादी तौर पे, लेकिन आप कहेंगे कि कामयाबी भी है। तो कामयाबी उनका जुडिशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो लोगों को अकाउंटेबल करार करता है। उनका जो है अकाउंटेबिलिटी होती है, उनको सजाएं मिलती हैं। लेकिन मसला ये है कि जिन ममालिक में, आपको याद होगा पैनामा के बाद वज़ीर आज़म जो को घर जाना पड़ा, उन्होंने अगला टाइम नहीं लगाया, उन्होंने फौरन घर गए, क्योंकि उनको पता था नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो जुडिशरी उठाएगी और जुडिशरी जो है उनको फिर बिहाइंड बार्स कर देगी। हमारे यहाँ पैनामा का ही मामला जो है वो अभी तक सही नहीं चल पाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अजीम चौधरी साहब, मुबशिर बुखारी साहब अपनी कीमती राय पर बात कर रहे थे कि किस तरह से मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है। सिस्टम जब तक बेहतर नहीं होगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आवाम के मसाइल को संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। चाहे अवाम पंजाब की हो, सिंध की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, बलोचिस्तान की हो, वफाक को तमाम अवाम के मसाइल को संजीदगी से लेते हुए, की लेवल पर रहते हुए उन्हें हल करने की कोशिश करनी चाहिए, तो ही मुल्क तरक्की कर सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।